गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक, जहाँ भी साइंस पूछता है वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बार चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा है। ठीक, तो मैग्नेटिक जो लाइन होता है वो कैसे होता है? तो मैग्नेटिक लाइन आपका हो जाएगा, सॉरी अभी 1 मिनट सेकेंड दीजिए, समय टाइम। ठीक, तो कोई भी बार है, ठीक, एक बड़ा बार है, तो इसका नॉर्थ पोल ये है, मान लीजिए साउथ पोल है, तो लाइन नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाती है बाहर से, और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। ठीक, इस तरह से, ऐसे ही इधर से भी ऐसे। ठीक, तो नॉर्थ से निकलेगी साउथ जाएगी, इधर साउथ से नॉर्थ, तो अंदर साउथ से नॉर्थ और बाहर नॉर्थ से साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। निषेचन की प्रक्रिया होती है अंडे के साथ एक नर युग्मक संलयन का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बिलियन में 320 ग्राम पानी है, 40 ग्राम नमक है, तो कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए सिंपल सा, जिसका कंसंट्रेशन किसका है, नमक डाला गया था उसमें, कंसंट्रेशन नमक का ही पूछेगा, नमक कितना है। ठीक, तो नमक का अपॉन टोटल 320 प्लस 40, तो यहाँ से आ जाएगा 1/9। सॉल्व करेंगे तो इसको 360 1/9 यानी 11.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो 11.11% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जनन एक अलैंगिक है, असेक्सुअल है? विखंडन, बर्डिंग, विखंडन, ये सभी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यास्थ संगठन प्रणाली में गतिज ऊर्जा, जब हम इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक तत्वों का संयोजी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप पादप जिनमें पूर्ण विभेदित काय नहीं होता है समूह कहलाता है थैलोपाइटा। पूर्ण विभेदित काय नहीं है तो थैलोपाइटा। 40 वाट का एक बिजली बल्ब 8 घंटे के लिए, 60 वाट का बिजली 12 घंटे के लिए उपयोग, तो ऊर्जा की दैनिक खपत, ठीक, दिन में कितना खपत होता है ऊर्जा का पूछ रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपल सा हमें क्या कर लेना है, बस 40 वाट का बल्ब है, क घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए, तो एनर्जी कितना आ गया, वाट इंटू आवर, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वाट इंटू आवर करेंगे तो क्या है, वर्क ही आएगा, वर्क मतलब एनर्जी, तो ये आ जाएगा 320 वाट आवर, वाट आवर आ जाएगा। ऐसे ही उसका दिया हुआ है 60 × 12, ठीक, तो इसका आ जाएगा 720 वाट आवर। इसको टोटल जोड़ देंगे तो 1040 वाट आवर है, लेकिन यूनिट में पूछा है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1.04 आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा। ठीक, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, तो इसे किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस तरह से 1.04 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का घनत्व इतना है तो उसका एसआई में घनत्व एम कैसे पूछ रहा है? तो सिंपल सा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। सिंपल, ग्राम को कितना दिया, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है, तो ग्राम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड, और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए इसमें 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर क्यूब है, एक बार कन्वर्ट करने के लिए एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करते थे, तीन है तो 3 बार करेंगे, तो 10⁻6, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻6 3 × 10⁻6 अपॉन 1000 है। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻3 आ जाएगा, 3 से 3 जीरो कट जाएगा तो ये आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 है, तो 13 हो जाएगा, और क्या, 13 × 10⁻3 kg/m³। मेन उद्देश्य था कि आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड। ठीक, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1000 से डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आती है, जब किसी चीज़ को छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में ले जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण क्या होगा?
ध्रुव के त्वरण से कम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना। पोल पर सबसे ज़्यादा त्वरण होता है, जी की वैल्यू। इक्वेटर पर सबसे कम, सेंटर ऑफ मतलब सेंटर में जीरो हो जाता है। तत्वों की संख्या 58 किस समूह से संबंधित है? लेंथेनाइड श्रेणी से। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड दो श्रेणी होते हैं, ये देख लीजिए। 58 सेलेनियम से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड, क्योंकि ये लेंथेनियम से वाले ग्रुप में पाया जाता है, ठीक। और एक्टिनाइड इसका थोरियम 90 से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि लेंथेनाइड का पहला और लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, ठीक। तो सेलेनियम है और Lu, ऐसे हिंट दिया रहता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर देखते हैं। जहरीली शराब क्या है? औद्योगिक उपयोग उद्देश्य के लिए इथेनॉल और रंग मेथनॉल का मिश्रण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेकेंड में 40 चरण की सीढ़ी चढ़ने के लिए 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक लड़के द्वारा आवश्यक शक्ति, पावर पूछ रहा है कि 10 सेकेंड में 40 सीढ़ी चढ़ गया। 30 केजी का कोई इंसान था, लड़का था, वो 40 सीढ़ी चढ़ा। और एक चरण की एक सीढ़ी की ऊंचाई दिया था 15 सेंटीमीटर। तो पहले हम टोटल हाइट मेजर कर लेंगे कि हाइट कितना हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। 40 स्टेप चढ़ा है, एक स्टेप का दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम 15 सेंटीमीटर मीटर कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यूनिट हमारा मीटर वाला है, वाट है, ठीक। तो मीटर सेकेंड होना चाहिए, तो ये कर लिए। तो ये आ गया मेरा टोटल हाइट, एच की वैल्यू आ गई। मास दिया है 30 केजी, 30 केजी। और जी की वैल्यू हमें पता ही है 10, या दिया है, ठीक। 10 दिया है तो 10 मानिए, 9.8 दिया तो 9.8 मानिए। अब कुछ नहीं दिया है तो 9.8 10 मान के थोड़ा बहुत इधर कर लेते हैं कि अप्रॉक्स में आंसर ला सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mgh। तो 4 m वर्क इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है पावर, ठीक। तो वर्क कितना होगा, mgh होगा भाई। और कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो काम कर रहा है वर्क के पर। तो m 30 इंटू 10 h की वैल्यू निकाले हैं 40 स्टेप 15 सेंटीमीटर का एक स्टेप अपॉन 1000 mgh। ये वर्क हो गया अपॉन टाइम कितना दिया था, ठीक। टाइम 10 सेकंड दिया हुआ था, 10 सेकंड यहाँ हो जाएगा। बस इसको 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो कैंसिल, ठीक। ये 15 है, ठीक। बस गुणा करिए, 15 चौके 60, 36 18, 180 वाट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन से कभी डरना नहीं है, या न्यूमेरिकल से कभी नहीं डरना है, ठीक है ना। क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं, बस देखिए क्या दिया हुआ है और उसके बेस पे क्या रिलेशन होता है उसमें फार्मूला में, ठीक। लगाइए, आंसर आएगा। तो 180 वाट आ जाएगा। बस यूनिट का ध्यान रखिए कि सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। आंसर जैसे दिया हुआ है। यदि वायु में प्रकाश की गति इतना दिया हुआ तो कांच में प्रकाश की गति पूछ रहा है। कांच का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। तो हमें डायरेक्ट क्या क्या दिया हुआ उसे हम देखेंगे। प्रकाश का हमें पता ही है, सी की वैल्यू कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब वी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कांच में हमें स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड पूछ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू। हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट कर रहे हैं। सी अपॉन वी, सी वैक्यूम में प्रकाश की चाल और वी उस मीडियम में प्रकाश की चाल। अब म्यू क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो 1.5 इक्वल टू 3 इंटू 10⁸, ठीक, अपॉन वी, उस मीडियम में स्पीड लाइट की। तो यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10⁸। यहाँ से काट देंगे, 2 बार में कटेगा, एंड 2 इंटू 10⁸ आ जाएगा आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है सी अपॉन वी। प्रकाश की चाल वैक्यूम में, निर्वात में, अपॉन प्रकाश की चाल उस मीडियम में, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लंबे समय तक भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसके लिए हिंताजन्य रोग, इसे इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम है इसका, हिंदी में डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं इसे, ठीक है। तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक। हिंदी में कर लेते हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों की सही अनुक्रम पूछ रहा है। एक इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे हैं ग्रुप डी में, जितने 17, 18, 20, 21, 22 जितने भी शिफ्ट में हुए थे, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं कि बताइए श्वसन रेस्पिरेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पूछा है मानव पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का स्टेप क्या होता है, पहले हम अंतर्ग्रहण करेंगे, पहले हम खाना को अंदर ले जाएंगे, फिर उसका पाचन होगा स्टमक में, ठीक। फिर एब्जॉर्बेशन होगा, मतलब अवशोषण होगा, उसमें जो मिनरल, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट जो भी पाए जा रहे हैं उसका अवशोषण होगा। फिर उस स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण का मतलब होता है आपका, देख लेते हैं, एसिमिलेशन होगा। एक एसिमिलेशन मतलब एसिमिलेशन होना, एंड बाद में क्या हो जाएगा, इजेशन मतलब मल का त्याग करना, एनस से होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, ठीक, नहीं दूसरा ना, पाचन हुआ फिर अवशोषण हुआ, अवशोषण होकर पाचन थोड़ा ना होगा, पाचन होकर तब एब्जॉर्प्शन होगा। एक अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यू भी पूछ रहा है, यू दिया हुआ है और मैग्नीफाइंग फैक्टर दिया हुआ है 3, ठीक। मैग्नीफाइंग फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं, मैग्नीफाइंग फैक्टर का डिफिनीसन ही होता है कि कोई वस्तु का इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बना। कंपेयर किससे करेंगे, हर समय ऑब्जेक्ट से करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक। अब इसका ए मान लीजिए फोकस है, ये फोकस है, ए सेंटर है, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई लाइन पैरेलल जाती है, फोकस से पास होती है, 2 लाइन गुजारते हैं, फिर दूसरी लाइन फोकस से अगर पास हो रही है तो टकरा के पैरेलल हो जाती है, तो सी और एफ के बीच में बन गया, उल्टा सीधा छोटा बड़ा ये सब देख लेंगे अपना, ठीक। तो ये हमें बताता है मैग्नीफाइंग फैक्टर, हम यहाँ बात कर रहे हैं। मैग्नीफाइंग फैक्टर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बना है, या कितना दूर या कितना पास बना हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है -v/u। ये माइनस फार्मूला में, माइनस क्यों है, ये फार्मूला का माइनस है, ठीक। क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है इसका u हर्समन निगेटिव होता है, तो इस निगेटिव से इस बस फार्मूला याद रखिए आप लोग, इसको बाद में कभी थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसको बता देंगे अच्छे से। तो अभी के लिए बस फार्मूला याद रखिए कि m = -v/u, ठीक। और याद करने का v/u होगा कि u/v, इससे नहीं, मतलब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि v/u होगा कि u/v, ठीक। तो सीधे डिफिनीसन याद रखना है कि मैग्नीफाइंग फैक्टर होता क्या है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर या कितना पास बना है। तो कितना दूर किससे, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे रहेगा हर समय, ठीक। तो -v/u। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि u दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो u बराबर -5 सेंटीमीटर, ठीक। u चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, मतलब कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हर समय निगेटिव लेफ्ट साइड में होता है। अब मैग्नीफाइंग फैक्टर दिया हुआ है 3, ठीक। तो इसको बराबर कर देंगे, -v पूछ रहा है अपॉन u -5, तो एक कट कैंसिल हुआ, यानी v बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक, 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक क्या आया, ऑटोमेटिक प्लस आया है, देखिए सीधे प्लस आया है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन फिर से, ठीक। 3 गुना आवर्धित है तो 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए, 3 गुना आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। वास्तविक रियल इमेज बन रहा है, ठीक।
तो रियल इमेज बन रहा है तो दर्पण के सामने ही बनेगा, सिंपल सी बात है, पीछे तो बनेगा नहीं। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है तो सामने ही बनेगा। ठीक, इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स रे का आविष्कार किसने किया था? रोंटेजन, याद है सबको, भी याद होना चाहिए। एक समान त्वरित गति किसी वस्तु का वेग दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, यह 500 मीटर दूरी तय करता है। 10 सेकेंड बाद वस्तु का वेग क्या होगा? 10 सेकेंड बाद वस्तु का वेग यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक, तो पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी u बराबर दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस s बराबर दिया हुआ है 500 मीटर उसे चलना है, और टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक, वेलोसिटी पूछ रहा है तो 3 इक्वेशन होते हैं गति के। ठीक ना, पहला, जब भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए तो उस 3 इक्वेशन को हमें माइंड में लाना होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला। दूसरा क्या कहता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या कहता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी। तो भी कहाँ कहाँ है, इसमें है, तीसरे में है और दूसरे में है। लेकिन भी निकालने से पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यस दिया हुआ है। तो यस कहाँ कहाँ है, इसमें है और इसमें है। तो इसमें भी है तो ये तो कट जाएगा। तो पहले इस वाले फार्मूले से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक ना, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ये वाला फार्मूला के फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें एस दिया हुआ है 500 बराबर यू 10 इंटू 10 सेकेंड यू टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू पूछी नहीं दिया है तो निकालना ही है, टी स्क्वायर यानी 100। ठीक, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 100 कॉमन ले लेंगे। तो 100 जब कॉमन लेंगे तो 100 से 2 शून्य कट जाएगा, तो 5 इधर 1 है तो में से 1 गया, इंटू 2 बराबर एक्सीलरेशन, इस 2 का गुणा इधर कर दिए। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो एक्सेलरेशन आ गया तो भी को निकालना है। तो भी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी। आपको यू पता है 10 है, ए अभी निकालें 8 है, 10 सेकेंड बाद स्पीड पूछ रहा है इसलिए 10 में 8 का मल्टीप्लाई करें 80 प्लस 10 यानी 90 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा उसका स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड बाद। ठीक, तो इस तरह से न्यूमेरिकल एकदम सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल वे, जितना सिंपल हो सके। 90 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 20वां, निम्नलिखित में किस ध्वनि की तरंग की सबसे अधिक पिच होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक उसका पिच अधिक। तो फ्रीक्वेंसी किसकी अधिक है, तीसरे की, तो इसका पिच भी अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पहुँचे थे हम लोग, किस क्वेश्चन में? हाँ, ठीक, ये हो गया, पिच वाला हो गया। अम्ल वर्षा हवा में एक्स और वाई के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक ना, एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन हमारा जब हवा में नाइट्रोजन और सल्फ़र होते हैं तो एसिड रेन जब बारिश होता है तो उसमें जो सल्फ़र नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक, जो हमारा एसिड रेन का काम करते हैं, जो हमारे पत्थरों को पीला कर देना है, जैसे मार्बल का पीला होने का कारण यही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र का ऑक्साइड। ठीक, तो इस तरह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फ़र वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष द्वारा उपयोग किए जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है? मतलब पुरुष यूज करते हैं तो कॉन्डोम यूज करते हैं। महिलाएं क्या क्या करती हैं, कॉपर टी करती हैं, डायाफ्राम करती हैं, और मौखिक गोली होती है, एक पिल्स होते हैं जिसे खा के वो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जिसे बोलते हैं, जिससे प्रेग्नेंट नहीं होती हैं लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब कोई चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर का वजन कम होता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। सिंपल सा बात बताए हैं कि जो चंद्रमा पे जी की वैल्यू होती है 1/6 होती है, तो मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट, जब वेट क्या होता है m इंटू जी, तो जी की वैल्यू कम तो उसका वेट भी कम हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। एक एथलीट वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहा है, वह अपने मूल स्थान पर लौटने से पहले 50 सेकंड में 800 मीटर की दूरी दौड़ता है, तो उसकी औसत गति और वेग क्या होगा। ठीक, वेग तो हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। ठीक, मान लीजिए यहाँ से इंसान दौड़ना शुरू किया, यहाँ से होकर फिर यहीं पे आ गया, तो वेलोसिटी जीरो। ठीक ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इनिशियल से फाइनल, फाइनल वही है जहाँ इनिशियल था। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जीरो अपन कुछ भी हो तो जीरो आ जाएगा, तो वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो स्पीड बराबर आ जाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया 800 अपॉन 50, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से सिंपल हम ध्यान रखेंगे कि कौन सा डायरेक्शन वाला है, कौन सा स्केलर है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या पूछा है, औसत गति, तो पहला 16 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, थ्रस्ट, थ्रस्ट का एसआई यूनिट। तो थ्रस्ट होता क्या है पहले ये जानते हैं। थ्रस्ट होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर 90 मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगे, परपेंडिकुलर फोर्स 90 डिग्री पे फोर्स लगे, तो उसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे प्रेशर का डिफिनीसन जो होता है फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है, डिफिनीसन ये गलत है, लेकिन हम लोग फोर्स अपॉन एरिया काम चल जाता है। एक्चुअली में परपेंडिकुलर फोर्स होता है जिससे हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है जिसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो ये माइंड से एकदम क्लियर रखिए कि फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है प्रेशर, प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, एग्जैक्ट डिफिनेशन। अगर दो डिफिनेशन आ गए कि पहला ऑप्शन दे दिया कि फोर्स अपॉन एरिया ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में, तो फोर्स अपॉन एरिया, और दूसरा ऑप्शन है थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो दूसरा ऑप्शन मोर करेक्ट है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, जिसे परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम थ्रस्ट बोलते हैं। तो है तो फोर्स ही, तो यूनिट तो न्यूटन ही होगा, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बस यूनिट पूछा था, लेकिन हम आपको इसका डिफिनीशन बता दिए कि थ्रस्ट और फोर्स में अंतर क्या होता है, और प्रेशर का डिफिनीशन बता दिया कि थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया कभी नहीं होता है। ठीक ना, फोर्स बोलना है तो परपेंडिकुलर फोर्स बनिए, और परपेंडिकुलर फोर्स को ही हम थ्रस्ट बोलते हैं। थैंक यू सो मच।